दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत का संवैधानिक इतिहास। सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे एक भी प्रश्न मिस ना होने पाए। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो जो मेरा पहला प्रश्न है वो है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो हमारा पारित हुआ था वो हुआ था 1773 ईस्वी में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन कर लेते हैं हम। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित हुआ था। ये ब्रिटिश सांसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों के कारण बंगाल के कुप्रशासन से उपजी परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए एवं कंपनी के हाथों से राजनीतिक शक्तियां छीनने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया था। इसकी जो विशेषताएं थी वो थी, इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी और इसके द्वारा पहली बार कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली थी। और जो मुख्य विशेषताएं थी इसकी वो थी, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। और दूसरा था, बम्बई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया था। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। इसलिए भी प्रश्न बनता है कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स किस एक्ट के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बने थे। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स हमारे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू बने थे। अब अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया। तो विक्टोरिया को जो घोषित किया गया था भारत की सामग्री, वो किया गया था 1876 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो जो जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी वो की गई थी 1861 में। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, इसके द्वारा क्या किया गया था कि गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। इसका मेन एक विशेषताएं थी। दूसरा था, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ था 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया था। तो ये था 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला मेरा प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। तो मार्ले मिंटो सुधार का जो उद्देश्य था हमारा वो था पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार को हम भारत का परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाने लगा, ये क्योंकि ये मुसलमानों के लिए अलग पृथक प्रणाली चुनाव के लिए इन्होंने पारित किया था और मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध भी किया गया था। इसी के लिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में माना गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट नोट्स है हमारा, यहाँ से 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, लाया गया था। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली थी। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला था। केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्यों को समिति अधिकार भी प्रदान किए गए थे। तो इससे भी काफ़ी प्रश्न बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ था। तो मैंने बताया कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 में पारित हुआ था, तो इसका क्वेश्चन आंसर बी सही होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में पूना समझौता का में प्रावधान था। जो तो पूना समझौते में प्रावधान था वो था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। और पूना पैक्ट या अथवा पूना समझौता, यानी पूना समझौता को हम पूना पैक्ट भी कहते हैं। ये समझौता हुआ था भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। और ये जो समझौता हुआ था ये यरवदा जेल में हुआ था। यरवदा जेल हमारा पुणे में पड़ता है और ये हुआ था 24 दिसंबर 1932 में। तो ये भी याद रखिएगा, अगर ये प्रश्न आता है कि पूना समझौता कब हुआ था, तो 24 दिसंबर। आपको कभी कोई मंथ भी पूछ लेता है
और डेट भी पूछ लेता है। यहाँ पे मैंने सिर्फ ये लिखा 1932, मगर आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। तो ये ऑप्शन कभी कभी दे दिए जाते हैं कि 24 दिसंबर, 25 दिसंबर 1932। तो आप ये याद रखिएगा 24 सितंबर 1932। मुसलमानों के लिए अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। तो अभी मैं बताया कि मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल लाया गया था। तो इसका जो आंसर सही होगा वो हमारा होगा मार्ले मिंटो सुधार 1909। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला मेरा प्रश्न है 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो ये 1919 का जो भारत का शासन अधिनियम या इंडियन काउंसिल एक्ट, इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं या फिर मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है इसको। इसमें क्या थी, 2 सदनात्मक विधायिका की स्थापना यहाँ हुई थी और इसका जो क्वेश्चन सही होगा वो होगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो जो प्रावधानों का सार था वो हमारा था प्रांतों में दोहरा शासन, यानी कि अब हमारा दो सदनात्मक विधायिका हमारी इसमें हो जाएंगी। इसमें सुधार हुआ गया था और इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था इसमें। तो इसमें लॉर्ड अम्ब्रे नहीं थे। अगला प्रश्न है हमारा कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो इसमें से जो सही नहीं है वो है संविधान निर्माण का अधिकार अंतरिम मंत्रिमंडल। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द कैबिनेट मिशन कम टू इंडिया, ये जो कैबिनेट मिशन ब्रिटिश से आया था। इंडियन एमिंग टू डिस्कस द ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द इंडियन लीडरशिप। इस कैबिनेट मिशन जो इंडिया आया था उसका जो मेन मकसद था वो ये था कि जो पावर है ब्रिटिश गवर्नमेंट की वो ये ट्रांसफ़र कर दे इंडियन लीडर को। तो हमारा कैबिनेट मिशन इसी वजह से आया था। अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता का पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था। तो जो हमारा स्वतंत्रता पश्चात जब तक हमारी सरकार गठित नहीं हुई थी तो हमारी जो सरकारें चलती थी वो चलती थी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा किस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो आपको पहले बता दिया हूँ कि 1935 में हमारा प्रांतीय स्वायत्तता थी। उसमें प्रांतीय स्वायत्तता भी थी, अखिल भारतीय संघ भी था और केंद्र में द्वैत शासन की प्रणाली। 3 प्रमुख व्यवस्थाएं उसमें की गई थी हमारी 1935 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो अगला प्रश्न जो हमारा है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो ये जो किया गया था हमारा वो किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। और इसका जो गठन हुआ था यहाँ पे 2 अगस्त को हुआ था। 2 अगस्त 1858 में हुआ था। अगर आपको पूछा जाए प्रश्न कि सचिव का पद किस वर्ष पारित हुआ था तो यहाँ पे आप गठन हुआ था या पारित हुआ था तो आप यहाँ ये आंसर लगाएंगे 2 अगस्त 1858 का। पूछा जाएगा इसके पहले सचिव कौन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है यहाँ से। जो प्रथम सचिव थे वो लॉर्ड स्टैनली थे, लॉर्ड स्टैनली थे। और जो अंतिम हमारे सचिव हुए हैं वो विलियम हेयर हुए हैं। और इसकी जो भारत में सचिव की जो समाप्ति हुई है वो हुई है 14 अगस्त 1947 को। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा सूरत विभाजन कब हुआ था। तो सूरत विभाजन हमारा 1907 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं हमारा ये है पूर्ण स्वराज का संकल्प कब लिया गया। तो पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था हमारा 1929 में। ये पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था जो इसकी जो डेट थी वो थी 31 दिसंबर 1929। ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे में प्रस्ताव पारित किया गया था।
और इसमें ये कहा गया था कि भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग अब की जाए। नेहरू ने कहा था हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है, हमारे लिए स्वाधीनता है पूर्ण स्वतंत्रता। ये भी आ जाता है कि किसने कहा था कि हमारे लिए स्वाधीनता ही पूर्ण स्वतंत्रता है। तो आप जवाहरलाल नेहरू का यहाँ पे टिक लगाएंगे। और उसी दिन रावी भारत पाकिस्तान नदी के तट पर भारतीय स्वाधीनता का तिरंगा झंडा फहराया गया था। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस नदी पे स्वतंत्रता का तिरंगा फहराया गया था, पूर्ण स्वराज का झंडा फहराया गया था। तो आप बता सकते हैं कि रावी नदी पे, रावी नदी के तट पर भारतीय स्वाधीनता का तिरंगा झंडा फहराया गया था। तो जितने क्वेश्चन आपको मैं बताया हूँ सभी अति महत्वपूर्ण हैं, आप इसको रट लीजिएगा। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।